जय हिंद। इस पीवाईक्यू की श्रृंखला में दोस्तों जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें हम लोगों का अगला जो क्लास है हार्डवेयर का है। बेसिकली दोस्तों ये यूपीटी प्लस लोअर पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। तो आज हम लोग हार्डवेयर को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी और अन्य कंपोनेंट्स के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक तारों फिजिकल वायर्स के सेट को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी और अन्य घटकों के बीच डेटा और संकेतों के हस्तांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिक तारों के समूह को सिस्टम बस कहा जाता है। यह डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक मार्ग का कार्य करता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक तारों के सेट को, फिजिकल वायर्स के सेट को बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? तो माउस तो है हमारा, स्कैनर भी है हमारा, मुद्रक भी है हमारा, प्रिंटर इसको बोलते हैं, मुद्रक को खासकर उसको प्रिंटर बोलते हैं। क्या दोस्तों? प्रिंटर बोलते हैं। और मदरबोर्ड नहीं दोस्तों, ये हमारा परिधीय उपकरण नहीं है जो कि सिस्टम से कनेक्ट हो सके। मदरबोर्ड जो है वो सिस्टम में ही होता है। मदरबोर्ड परिधीय उपकरण नहीं, यह कंप्यूटर का ही प्रमुख अंग है, जबकि अन्य विकल्प परिधीय उपकरण हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। अगला, कोर टू डुओ किससे संबंधित है? कोर टू डुओ की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों। डुओ मतलब डुअल लग रहा है विकल्प से ही दोस्तों। डुओ मतलब डुअल, ए डुअल कोर प्रोसेसर, एक डुअल कोर प्रोसेसर है दोस्तों। कोर टू डुओ क्या है? एक डुअल कोर प्रोसेसर से संबंधित है। कोर टू डुओ इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसमें 2 प्रोसेसिंग कोर होते हैं। किस कंपनी द्वारा बनाया गया है कोर टू डुओ? इंटेल कंपनी द्वारा, जिससे एक साथ कई कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकता है। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और कंप्यूटर की स्पीड तथा मल्टीटास्किंग क्षमता को बढ़ाता है। कोर टू डुओ एक डुअल कोर प्रोसेसर है। अगला, एसएसडी का क्या अर्थ है? एसएसडी का नाम, पूरा नाम क्या है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव है। क्या है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव है एसएसडी का पूरा नाम। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। जीपीयू, जीपीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और जीपीयू दोस्तों ये प्रोसेसर जहाँ प्रोसेसिंग होगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटेड प्रोसेसिंग करता है जीपीयू दोस्तों। रैम जो है दोस्तों ये स्थायी डेटा होता है, अस्थायी होता है दोस्तों, अस्थायी डेटा का संग्रहण होता है। तो रैम जो है अस्थायी डेटा का संग्रहण है, सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण है। एसएसडी हम लोगों ने अभी पढ़ा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दोस्तों क्या होता है? ये स्थायी डेटा के लिए होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव स्थायी डेटा के लिए होता है, एक चिप के जैसा। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये निर्देशों को दोस्तों निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का 1, सी का चौथा, डी का दूसरा। जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को डेडिकेटेड प्रोसेसिंग, और रैम जो है सक्रिय प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण, और रोम जो है स्थायी डेटा के लिए होता है। और एसएसडी दोस्तों स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल का अर्थ होता है जो स्थायी होता है। जैसे दोस्तों बिजली अगर चली जा रही है दोस्तों तो जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है, डेटा समाप्त नहीं होता है। जबकि रैम के केस में क्या है दोस्तों? बिजली जब तक है कंप्यूटर में तब तक जैसे रहेगा, जैसे ही दोस्तों लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हुआ, तुरंत वो वोलाटाइल मतलब वो भूल जाएगा डेटा को, रोम। और एसएसडी क्या है दोस्तों? स्थायी डेटा के लिए नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, IPv6 को IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए परिवर्तित किया गया था। बिल्कुल सही दोस्तों। IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए IPv6 को बनाया गया दोस्तों। तो कार 1 और 2 दोनों सही हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन IPv6 को वास्तव में IPv4 को बदलने के लिए ही बनाया गया था। IPv4 केवल लगभग 4.3 बिलियन अद्वितीय IP पते प्रदान करता है, जो इंटरनेट के विशाल विकास और कनेक्टेड उपकरणों, स्मार्टफोन, IoT डिवाइस की संख्या के लिए अपर्याप्त साबित हुआ।
IPv4 एड्रेस की कमी ही मुख्य कारण था जिसने IPv6 के विकास और कार्यान्वयन को प्रेरित किया, जो कहीं अधिक संख्या में IP अद्वितीय एड्रेस मतलब पते प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भंडारण क्षमता में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। किलोबाइट, 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 1 जीबी में कितना होता है? 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है और 1 MB में 1024 KB होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, कंप्यूटर मेमोरी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर मेमोरी, डेटा को रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गलत की बात पूछ रहा है ये। रोम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। बिल्कुल सही दोस्तों। एस रैम, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी है। और अगला है हमारा दोस्तों, कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, यही वाला गलत है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती है, ये बात गलत है दोस्तों। रोम फर्मवेयर निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। एस रैम डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में तेज एवं विश्वसनीय होती है लेकिन अधिक महंगी होती है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो CPU को गति देने में मदद करती है। तो कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी नहीं होती दोस्तों, ये तेज होती है कैश मेमोरी रैम मेमोरी की तुलना में। अगला, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर है? तो 1 पेटाबाइट बराबर किसके होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अच्छा, ये लोग इसको हम लोग याद करते हैं कैसे दोस्तों? सबसे छोटा तो होता है हमारा बिट, बिट होता है जिसमें 0 या 1 होता है, और दूसरा होता है हमारा बाइट, बाइट होता है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और उससे बड़ा होता है हमारा दोस्तों KB, फिर MB, KB के बाद MB के बाद GB के बाद में TB के बाद में PB। अच्छा, इसके ट्रिक मैं बता देता हूँ आगे। TB के बाद में ऐसे ट्रिक्स याद करना है, पे जाई बी जियो, ये सबसे बड़ा होता है। जियो बाइट सबसे बड़ा होता है दोस्तों, जियो बाइट की मेमोरी सबसे बड़ी होती है। बाकी सब में बी लगा देना, जैसे P है तो PB लगा देना, EB लगा देना, ZB लगा देना, YB लगा देना, BB लगा देना। तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी हमारी? जियो बाइट, और सबसे छोटी बिट होती है। और ऐसे 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। 1 MB में कितना KB होता है? तो 1024 KB होता है। ऐसे याद रखना है दोस्तों हमको इसको, पेजाई बीजियो, पेजाई बीजियो, पेजाई बीजियो। 10वां क्वेश्चन है, डेड डैश एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। तो कौन सी तकनीक है दोस्तों? ये है पेजिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेजिंग। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मैनेजमेंट तकनीक है जो कंप्यूटर को रैम की कमी होने पर हार्ड डिस्क या SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे सेकेंडरी स्टोरेज को मुख्य मेमोरी की तरह उपयोग करने की अनुमति देती है। तो कौन सी दोस्तों? एक पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। पेजिंग दोस्तों, पेजिंग। और वर्चुअल मेमोरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। वर्चुअल मेमोरी को ऐसे उदाहरण से समझो कि ये चीज़ें ना होने पर भी चीज़ों को दिखा सकती है। जैसे एक मेज है, उस पर 2 ही बुक आ सकती हैं और आपको पढ़ने के लिए 5 किताबें चाहिए। तो आप जो है दोस्तों, एक बगल में अलमारी है तो 3 किताबें उसमें रख देंगे, बाकी 2-2 बुक पढ़ेंगे। जैसे ही आपको दूसरी वाली बुक की जरूरत पड़ेगी, दूसरी बुक उस अलमारी से निकाल करके फिर मेज पे रख लेंगे। ऐसे ही होती है वर्चुअल मेमोरी का काम होता है दोस्तों, कि कुछ चीज़ों को वो जैसे हार्ड डिस्क में रख देता है, ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो हार्ड डिस्क या SSD को यूज कर देता है एज ए रोम की तरह, एज ए रोम की तरह। अगला, निम्नलिखित में से एज ए रैम की तरह यूज करता है दोस्तों, रैम की तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से कौन सी विशेषता सॉलिड स्टेट ड्राइव को पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है? तो ये कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तेज डेटा अभिगम वेग। फास्ट डेटा एक्सेस स्पीड जो है दोस्तों, वो सॉलिड स्टेट ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक उपयुक्त बनाती है, क्योंकि सॉलिड डिस्क ड्राइव की दोस्तों तेज डेटा अभिगम वेग होता है, फास्ट डाटा एक्सेस स्पीड होती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए यह हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में बहुत तेज और टिकाऊ होता है। SSD के मुख्य फीचर्स कौन कौन से हैं? कि ये बहुत तेज स्पीड से काम करती है, कम बिजली खपत चाहिए, फास्ट बूटिंग, कोई आवाज़ भी नहीं आती है दोस्तों। जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव घूमती रहती है तो उसमें आवाज़ भी आती है। अगला है,
IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क डैश डैश डेटा संग्रहित कर सकती है। तो 1.44 MB जो है दोस्तों डेटा संग्रहित कर सकती है IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। IBM द्वारा निर्मित 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क सामान्यतः 1.44 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी डिस्क एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क के प्रकार 8 इंच सबसे पुरानी फ्लॉपी डिस्क, 5.45 इंच, फिर 3.5 इंच या सबसे अधिक उपयोग की गई है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क जो 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, नए कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्यों प्राथमिकता दी गई? क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों तेज और बिजली कुशल संचालन है। दोस्तों तेज और बिजली कुशल संचालन है, सबसे सही विकल्प यही हो जाएगा सी हमारा। नए कंप्यूटरों में सॉलिड स्टेट ड्राइव को हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि SSD बहुत तेज गति से डेटा को पढ़ लिख सकता है तथा यह कम बिजली का उपयोग करते हैं। इनमें कोई चलने वाली मैकेनिकल पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए शांत और टिकाऊ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है दोस्तों, तो क्या होता है, डेटा को कैश मेमोरी से CPU में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। जिसे किसके रूप में जाना जाता है? हिट के रूप में जाना जाता है। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तब डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। अगला है, किसी बहुकार्यन तंत्र में डैश डैश बफर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बफर रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारक क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्राकलन कर सके। बफर को हम लोग एक नल और बाल्टी और मग के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। बफर एक्चुअली काम कैसे करता है दोस्तों, जैसे एक नल है, नल को अगर हमें पानी पीना है दोस्तों तो नल जो है वो एक बाल्टी में जो है नल से पानी लिए, फिर बाल्टी से हम लोग मग से पानी उठा करके पी लिए। तो जो बाल्टी है दोस्तों ये हमारा बफर के रूप में काम करती है दोस्तों, बफर जोन के रूप में काम करती है बाल्टी हमारा। इस माध्यम से हम लोग समझ लिए दोस्तों। बफर किसी बहुकार्यन तंत्र में रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसे अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि CPU किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्राकलन कर सके। तो बफर हमारा हम लोग अच्छे से समझ लिए बफर जोन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 गुनी हो जाएगी? तो ये है अपने मूर का नियम। मूर का नियम है दोस्तों। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर ने सबसे पहले कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति का बारीकी से अध्ययन किया तथा यह बताया कि प्रोसेसर की गति कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर 2 गुनी हो जाएगी। और इंटेल के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गॉर्डन मूर। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो निर्देश की व्याख्या को नहीं की जाती है दोस्तों, बाकी निर्देश लाने का काम है। डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना है दोस्तों, डेटा प्रसंस्करण संसाधन करना है दोस्तों। लेकिन CPU द्वारा निष्पादित क्या नहीं किया जाता? तो निर्देश की व्याख्या नहीं की जाती। किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है जैसे डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डेटा प्रसंस्करण करना। अगला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है दोस्तों, कैश मेमोरी का। हम लोग इसको सबसे तेज और सबसे धीमी में हम लोग ऐसे देखते हैं दोस्तों, एक त्रिभुजाकार में देखते हैं दोस्तों। रजिस्टर जो होता है जो सबसे तेज होता है कंप्यूटर के, क्योंकि सबसे पास होता है, ये CPU के सबसे पास होता है रजिस्टर दोस्तों। और कैश मेमोरी दूसरे नंबर पे, तीसरे पे रैम है, चौथे पे फ्लैश या USB है, पांचवें पे हार्ड डिस्क है, छठे पे मैग्नेटिक टेप है। ये सबसे धीमा होता है और सबसे सस्ता होता है। तो सबसे तेज और सबसे महंगा कौन सा है? रजिस्टर, फिर उसके बाद कैश, फिर रैम, फिर फ्लैश या USB, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। तो हम लोग देख लिए दोस्तों, रजिस्टर सबसे तेज और सबसे महंगा होता है, फिर कैश, फिर रैम, फिर फ्लैश या USB, फिर हार्ड डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। कैश मेमोरी का लोकेशन CPU के सबसे पास होता है जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का बार बार उपयोग किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगला, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये डिस्क स्पेस पर करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, डिस्क स्पेस।
वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है दोस्तों? डिस्क स्पेस पर, डिस्क स्पेस पर, डिस्क स्पेस। ठीक है दोस्तों, और वर्चुअल मेमोरी को हमने पढ़ा था ये क्या होती है दोस्तों? जो कि ना हो लेकिन एहसास करा दे कि हम हैं दोस्तों, जो कि ना हो फिर भी एहसास करा दे जो चीज़ कि हमारे पास है। जैसे किसी के पास अगर 10 रुपए है लेकिन वो एहसास करा दे कि हमारे पास 10 नहीं 20 रुपए हैं। ये होती है वर्चुअल मेमोरी की ताकत दोस्तों। प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। किसके आकार पर? डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। अगला, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम दोस्तों। ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है कि चीज़ें ठीक से लगी हैं या नहीं लगी हैं। अगर नहीं लगी है तो बीप का साउंड आता है दोस्तों। तो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो होता है ना दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में रखा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जांच करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता है। इस तरह यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला, 1 मेगाबाइट एमबी में कितने के बराबर होती है? तो हम लोग अभी पढ़े हैं दोस्तों, 1 मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होती है। अगला है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों क्या होती है? तो बाइट होती है। बाइट दोस्तों कितने बाइट का है? जैसे एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है और 1 केबी बराबर 1024 बाइट। ऐसे है दोस्तों। अगला, कौन सी कोटि बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो कौन सी कोटि दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा हार्डवेयर दोस्तों। हार्डवेयर दोस्तों, ये हमारा बेसिक हार्डवेयर नहीं सॉरी फर्मवेयर, फर्मवेयर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सर्वोत्तम परिभाषित कौन सी कोटि करती है? तो ये हमारा फर्मवेयर हो जाएगा। फर्मवेयर ना बेसिकली एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का काम करती है। देखो हमने पुल बनाया हुआ है, एक पुल का काम करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। फर्मवेयर दोस्तों एक पुल का काम करती है। और यूटिलिटी क्या है दोस्तों? तो इसे कंप्यूटर के मैकेनिक या क्लीनर के रूप में जाना जाता है, यूटिलिटी को। अब मालवेयर को क्या कहते हैं? तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं मालवेयर को दोस्तों। तो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को कौन सर्वोत्तम प्रभावित करता है? तो परिभाषित करता है तो फर्मवेयर बेसिकली दोस्तों बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम को परिभाषित करता है फर्मवेयर। एक पुल की तरह कार्य करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। फर्मवेयर हार्डवेयर डिवाइस में स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है। फर्मवेयर बैकग्राउंड में हार्डवेयर को कंट्रोल करने, संचालित करने या मेंटेन रखने के लिए होता है। यह प्रोग्राम किए गए निर्देशों का एक सेट है जो वीडियो कार्ड, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कीबोर्ड या हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइस में प्रयोग होता है। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो अपना सीडी रोम है, ये हार्डवेयर है दोस्तों। जबकि ये C++ हो गया, विंडोज 7 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। प्रोग्रामिंग C++ जो दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है और C++ प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो रोम कहते हैं। परमानेंट मतलब स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। वोलाटाइल होती है रैम और नॉन वोलाटाइल होती है रोम। अगला, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से तो टेराबाइट होती है दोस्तों। टेराबाइट की होती है दोस्तों, क्योंकि ये जीबी से बड़ा होता है, टीबी होता है, मतलब गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। अगला, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो अपना जो फैक्स मशीन है दोस्तों, फैक्स मशीन ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए होता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग 1865 में शुरू हुआ। अगला, ALU की बात कर रहा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है दोस्तों। और यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। अगला, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसको CPU दोस्तों और मुख्य स्मृति मतलब मेन मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कौन कार्य करता है? तो जो अपनी कैश मेमोरी है दोस्तों, ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी बफर के रूप में कौन कार्य करती है? कैश मेमोरी दोस्तों CPU और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, रैम जो है दोस्तों इसको अस्थायी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं दोस्तों।
जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डेटा को पढ़ने या स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? तो कैश डेटा कहते हैं। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा कहते हैं, कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डेटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई एवं मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो हम लोग जानते ही हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं दोस्तों। ये सबसे पहला स्टोरेज डिवाइस मेमोरी, इसमें होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरी होती है दोस्तों द्वितीयक या सहायक स्टोरेज डिवाइस मेमोरी। और प्राथमिक मेमोरी में 3 प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, स्थायी होती है, कैश होती है, अस्थायी होती है। स्थायी में दोस्तों जितने भी रोम है, पी रोम है, रोम है, ई रोम है, ई पी रोम है, ये सारे क्या हैं? स्थायी हैं। कैश भी दोस्तों, ये भी जो दोस्तों प्राथमिक मेमोरी है, कैश मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस मेमोरी भी कहते हैं इसको, जिससे इसमें रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है, अस्थायी मेमोरी में रैम आती है। और द्वितीयक मेमोरी में दोस्तों हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम हुआ, CDRW हुआ, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है दोस्तों? द्वितीय मेमोरी कहा जाता है, इनको सहायक स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का नाम पूछा है दोस्तों, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, किसी भी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो अपना जो दोस्तों क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है, इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना एस रैम है, स्टैटिक रैम है दोस्तों, जो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जो कि बिजली जाने से इसमें भंडारित डेटा सारा लुप्त हो जाता है, स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। डायनामिक रैम जो होती है ना दोस्तों, वो दोस्तों ये होती है कि उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर एक रेत पर कुछ लिख दिया जाए और एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया जाए, तो ब्लैक बोर्ड वालों को जब हम मिटाएंगे तब वो मिटेगा। ब्लैक बोर्ड स्टैटिक रैम होता है, और डायनामिक रैम जैसे किसी समुद्र के किनारे रेत हो, उस पर लिख दिया जाए तो बार बार समुद्र का पानी आता है, बार बार जो है वो दोस्तों वो मिट जाता है जो भी लिखा होता है। तो होती है हमारी डायनामिक रैम। लेकिन स्टैटिक रैम जो होती है दोस्तों, जैसे किसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए, उसको जब मिटाएंगे तभी मिटेगी, अन्यथा नहीं मिटेगी। तो उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इस आप समझें। तो वो हमारी स्टैटिक रैम है दोस्तों। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह डी रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में विद्युत आपूर्ति होती रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो 4 GB से 16 GB के बीच होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑफिस में काम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 GB से 16 GB की होनी चाहिए दोस्तों। अगला है दोस्तों, आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से डेढ़ भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो लगभग 4 2 6 6500 MB डेटा हो गया, तो 6600 MB डेटा हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को 10 GB का फ्लैश ड्राइव चाहिए दोस्तों, 10 GB का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मतलब कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो अपनी जो द्वितीयक मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी, वो अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती, जबकि मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सब अर्धचालकों पर आधारित होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी दोस्तों, वो अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो अर्धचालकों पर प्राथमिक मेमोरी में सारी आती हैं, जैसे मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सब क्या है दोस्तों? अर्धचालकों पर आधारित होती है। अगला है CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है?
तो उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी होती है जो संग्रहीत प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक मतलब प्रोसेसर एक बार में प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब संसाधित कर सकता है। तो प्रोसेसिंग के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है कौन दोस्तों? तो वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ जो होती है ना दोस्तों, बिट्स की वह संख्या है जो कंप्यूटर का सीपीयू एक बार में संसाधित कर सकता है, इसे वर्ड बिट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से क्या एस रैम स्टैटिक रैम की विशेषता नहीं है? तो एस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। नहीं की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रत्येक रैम में इस रैम में प्रत्येक सेल फ्लिप फ्लॉप से बना होता है जो एक बिट स्टोर करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। इसे एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। डायनामिक रैम में प्रत्येक बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और डी रैम की तुलना में इसमें छोटी रीड राइट साइकिल होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। इस रैम का उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अब हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, यही पूछा है। इस रैम को एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनामिक रैम में चिप डेटा में को बनाए रखने के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स पर चार्ज को समय समय पर रिफ्रेश किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक ब्लॉक डिवाइस है? तो ब्लॉक डिवाइस को हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से पहले दोस्तों। तो ब्लॉक डिवाइस होता क्या है दोस्तों? जो डेटा को टुकड़ों मतलब डेटा के टुकड़ों में काम करे दोस्तों, उसको ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। जो डेटा के टुकड़ों में काम करता है उसको ब्लॉक डिवाइस कहते हैं। जैसे एसडी कार्ड हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड डिस्क ड्राइव हो गया दोस्तों। ये सब दोस्तों क्या है? ब्लॉक डिवाइस है, ब्लॉक डिवाइस। इसमें टेप ड्राइव दोस्तों, ये भी है हमारा टेप ड्राइव, जबकि यूएसबी पोर्ट, माउस, कीबोर्ड ये सब नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। टेप ड्राइव इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। टेप ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को पढ़ता और लिखता है। चुंबकीय टेप डेटा संग्रहण आमतौर पर ऑफलाइन अभिलेखीय डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक टेप ड्राइव हार्ड डिस्क के विपरीत अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है तथा हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज प्रदान करता है। अगला, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो नहीं की बात पूछ रहा है दोस्तों। सीडी रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो इसका हम लोग पढ़े ही हैं हम लोग दोस्तों इसके बारे में कि जो सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सब तो हैं ब्लॉक डिवाइस। लेकिन रैम जो है हमारा दोस्तों, ये वोलाटाइल एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों, ये ब्लॉक डिवाइस नहीं है। सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं जिसके डेटा को किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। बाइट डिवाइस सिक्वेंशियल एक्सेस मास स्टोरेज डिवाइस हैं। उदाहरण के लिए टेप डिवाइस, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें हमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है दोस्तों। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा से मुख्य मेमोरी की विशेषता है? तो यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के कौन कौन से तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों? ए बी सी तीनों सही हैं। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बात दोस्तों। मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। आमतौर पर ये वोलाटाइल मेमोरी है। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगला क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि डायनामिक रैम जो है दोस्तों, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अगला है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो अपना जो हार्ड डिस्क ड्राइव है दोस्तों, प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर वृत्ताकार डिस्क की एक श्रृंखला से बना होता है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो एक स्पिंडल के चारों और लगभग आधे इंच की दूरी पर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है। यह डिस्क एल्यूमिनियम मिश्र धातु गैर चुंबकीय का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? पूछ रहा है रैम के बारे में। तो ये रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोरेज करता है। नहीं दोस्तों, यही सही हो जाएगा। बाकी अगला देख लेते हैं दोस्तों। रैम को मुख्यतः एस रैम और डी रैम दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टैटिक और डायनामिक रैम। अगला है, रैम एक रीड राइट मेमोरी है। बिल्कुल दोस्तों। और रैम डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। बिल्कुल सही दोस्तों।
तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यही वाला गलत है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसका मतलब है कि कुछ समय के लिए डेटा को रखती है और तथा अचानक से कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खत्म हो जाती है। यह लंबे समय के लिए डेटा स्टोर नहीं कर सकती है, इसके लिए कंप्यूटर बंद करने से पहले उसके डेटा को द्वितीयक मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। यह सिर्फ वर्तमान में चल रहे कार के डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है, पूछ रहा है दोस्तों। तो अपना जो कैश है ना वो सबसे महंगा है और सबसे तेज है दोस्तों। कैश सबसे महंगा और सबसे तेज कैश है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में पहले भी। रजिस्टर है फिर पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर कैश है, तीसरे नंबर पर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप है। अगला CRT स्टैंड फॉर, CRT का मतलब पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मुख्य रूप से पारंपरिक टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग होता था। यह एक ऐसी तकनीक है जिसने डिस्प्ले स्क्रीन के विकास में अहम भूमिका निभाई। अगला एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर कहा जाता है दोस्तों। इन्हें इन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर दोस्तों, ट्रांजिस्टर कहा जाता है। एक कंप्यूटर के CPU में बहुत लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। कंप्यूटर के CPU में लाखों छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विद्युतीय चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। तो OMR दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक प्रकार का स्कैनर होता है जो प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण, अंक एवं कोड को पढ़ता है। इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्रों को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन को आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो हमारा जो प्लॉटर है ना उसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का दोस्तों, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लॉट, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। यह बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए यांत्रिक गति का उपयोग करता है। तो दोस्तों बड़ी तथा जटिल के लिए दोस्तों आर्ट को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, प्लॉटर का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। अच्छा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को ऐसे समझेंगे दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होता है जो चोट मार करके प्रिंट करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों वो छू करके प्रिंट करता है, जैसे उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो अपना जो इंकजेट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी ड्रम प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सब क्या है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह है दोस्तों जो चोट मार करके प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर यह एक प्रकार का प्रिंटर है जो कागज के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क से काम करता है। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक रिबन और पेपर से सीधा संपर्क नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब थर्मल प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला, SSD का एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको कई बार पढ़ा हम लोगों ने, सॉलिड स्टेट ड्राइव है दोस्तों। SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी है दोस्तों। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में अधिक तेज, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल है क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स होता नहीं है दोस्तों SSD में। अगला, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। तो हमारा डेटा जो पाथ है ना, रास्ता, वो दोस्तों ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है डेटा पाथ। डेटा पाथ प्रोसेसर का वह हिस्सा है जिसमें वे सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन और डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें ALU रजिस्टर, मल्टीप्लेक्सर और बस जैसे घटक शामिल होते हैं। डेटा पाथ मतलब रास्ता दोस्तों, डेटा का रास्ता होता है दोस्तों एक, जो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है दोस्तों, डेटा पाथ। अगला, SSD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सीक्वेंशनल डेटा एक्सेस के लिए SSD HDDs की तुलना में धीमे होते हैं। बिल्कुल, ये कौन सा कथन सत्य की बात पूछ रहा है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये धीमे नहीं है, HDDs की तुलना में तेज होते हैं। और अगला, ये SSDs नंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये नंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। अगला, SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जो उन्हें HDD की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, SSD HDDs की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, तो 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है सही है दोस्तों।
SSD सीक्वेंशियल और रैंडम दोनों के लिए HDDs से तेज होते हैं, क्योंकि SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। SSD डेटा स्टोर करने के लिए नॉन वोलेटाइल नंड मेमोरी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, जबकि HDD में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। इस वजह से SSD अधिक टिकाऊ होते हैं। SSD कम बिजली की खपत करते हैं, क्योंकि उनमें घूमने वाली डिस्क या मैकेनिकल आर्म नहीं होती, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। अगला है दोस्तों ALU के बारे में पूछ रहा है कि प्राथमिक कार्य इसका क्या है। तो प्राथमिक कार्य हम लोग जानते हैं, ये गणना करता है और तार्किक संक्रियाएं करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर प्रोसेसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक संक्रियाएं जैसे AND और नॉट कार्य करता है। या CPU के भीतर का वो भाग है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, तो ये हमारा सही बात है दोस्तों। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है। अगला है, कैश मेमोरी क्विक एक्सेस के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और कैश मेमोरी केवल CPU के बाहर स्थित होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। कैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये कैश मेमोरी जो दोस्तों क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल नहीं होती है। कैश मेमोरी स्टैटिक रैम पर आधारित होती है, जो डायनामिक रैम से तेज होती है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करना है, जिससे CPU को तेजी से डेटा प्राप्त हो सके। यह CPU के अंदर L1 और L2 कैश और कभी कभी CPU के बाहर L3 कैश भी हो सकती है। कैश मेमोरी वोलाटाइल होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ALU के द्वारा किए जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। PCI स्टैंड फॉर, PCI का मतलब क्या है दोस्तों, तो पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है दोस्तों। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है दोस्तों PCI का मतलब। PCI का मतलब पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, जबकि यह कंप्यूटर बस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न हार्डवेयर घटकों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि साउंड कार्ड, ग्राफिक्स नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क इत्यादि दोस्तों। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगला है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का। SSD HDDs की तुलना में तेज डेटा एक्सेस पहुंच प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। और SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि HDDs यांत्रिक भागों मैकेनिकल पार्ट पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, दोनों कथन सत्य हैं। और ये हमारा डी सही हो जाएगा कि ए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है। नहीं की बात पूछ रहा है। तो डिस्क सतह में डिस्क ट्रैक पर बिल्कुल करती है दोस्तों। सतह के प्रति इंच ट्रैक पर बिल्कुल करती है। ट्रैक के प्रति इंच बिट्स पर बिल्कुल करती है। डिस्क की गति पर भंडारण क्षमता निर्भर नहीं करती है दोस्तों। यही वाला सही हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क की स्टोरेज क्षमता डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी, चुंबकीय डिस्क की गति पर। चुंबकीय डिस्क की स्टोरेज क्षमता सामान्यतः डिस्क सतह में डिस्क ट्रैक पर प्रति इंच ट्रैक पर प्रति इंच बिट्स पर निर्भर करती है, लेकिन डिस्क की गति का इससे कोई संबंध नहीं होता है। अगला है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप की। दोस्तों डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल में डेटा संग्रहित करती है। तो दोस्तों हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है ना दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी जो दोस्तों अपने आप को अगर कोई चीज़ नहीं है उसको भी दिखाती है कि हाँ है, तो वो दोस्तों वर्चुअल मेमोरी को कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वैप फाइल डेटा में संग्रहित करती है। स्वैप फाइल का उपयोग तब किया जाता है जब सिस्टम की रैम पूरी तरह से उपयोग में होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैप फाइल को हार्ड ड्राइव पर बनाता है और इसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। यह एक अस्थायी समाधान होता है दोस्तों, जो सिस्टम को अधिक स्मूथ तरीके से चलाने में मदद करता है, लेकिन यह रैम जितनी तेज नहीं होती है दोस्तों, रैम जितनी तेज नहीं होती है वर्चुअल मेमोरी। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। एक बिट दोस्तों, बिट ये दोस्तों 0 और 1 से बनी होती है। एक बाइट जो दोस्तों ये 8 बिट से बना होता है दोस्तों। और एक KB में कितना होता है, 1024 बाइट होता है दोस्तों। और एक MB में कितना होता है, 1024 KB होता है दोस्तों। और एक GB में कितना होता है, 1024 MB होता है दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बिट जो है 0 और 1 को दर्शाती है, जो कि सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। बाइट 8 बिट से बना होता है। एक KB बराबर 1024 बाइट्स, एक MB बराबर 1024 KB, एक GB बराबर 1024 MB। अगला, आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब फर्मवेयर को हम लोग समझ लेते हैं। फर्मवेयर में एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यह हार्डवेयर के शरीर में फूकी गई जान होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए दोस्तों, एक
रिमोट वाली कार है, अब उसमें आगे का बटन दबाएंगे तो रिमोट से तो आगे जाएगी कार, और पीछे का बटन दबाएंगे दोस्तों कार जो है पीछे चली जाएगी। तो ये फर्मवेयर का काम है दोस्तों, ये हार्डवेयर के शरीर में फूंकी गई एक जान है दोस्तों। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर, बायोस या यूईएफआई को संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल मतलब मतलब स्थिर मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखती है। यह मेमोरी पढ़ने और दोबारा लिखने योग्य होती है, जिससे फर्मवेयर को अपडेट करना संभव होता है। तो फर्मवेयर का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? एक दोस्तों क्या है, हार्डवेयर के शरीर में फूंकी गई जान होती है फर्मवेयर दोस्तों। तो फर्मवेयर के प्राथमिक भंडारण के माध्यम के रूप में किसका उपयोग किया था दोस्तों? फ्लैश मेमोरी का, फ्लैश मेमोरी का। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या है? तो बस हम लोगों ने अभी पढ़ा दोस्तों, तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है दोस्तों, बस होता है दोस्तों। बस कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा, एड्रेस, नियंत्रण, सिग्नल और पावर को ट्रांसफर करती है। यह तारों का एक समूह होता है जो इन घटकों को आपस में जोड़ता है। यह बस 3 प्रकार की होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अगला है, किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था? तो हमारा दोस्तों मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप दोस्तों, यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था, सिक्वेशनल एक्सेस की अनुमति देता था दोस्तों, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो सिक्वेशनल पहुंच की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्रम से पढ़ा या लिखा जाता है, जैसे कैसेट टेप में होता है। तो अब हम लोग सॉफ्टवेयर को आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, तब तक आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।